क्लास 10th। आज हिंदी में मैं आपको एक नया पाठ माटी वाली पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। यह पाठ एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो कि निर्धन और अभावग्रस्त जीवन जीती है, परंतु उसकी निर्धनता और उसका जो अभावग्रस्त भाव है वह कहीं भी उसके जीवन को प्रभावित नहीं करता। वो बिल्कुल विचलित नहीं होती और न ही किसी के सामने अपनी निर्धनता का दुखड़ा रोती है। वह कर्मरत रहती है, काम करती रहती है और उस काम का जो परिणाम, जो भी उसकी कमाई होती है, उससे वह संतुष्ट रहती है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। माटी वाली एक ऐसा चरित्र है जो आज आपको नहीं दिखेगा। पहले घरों में चूल्हे जलते थे, उसके लिए मिट्टी की जरूरत होती थी। आंगन लीपना है तो मिट्टी की जरूरत होती थी, गोबर के साथ, और वह मिट्टी चिकनी होनी चाहिए। जैसी भी उसके लिए माटी वाली जो कि मिट्टी सप्लाई करती है, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा करता था घरों में। तो वैसे ही एक शहर है जिसके मोहल्ले से वह अपना कंटर जिसमें मिट्टी भर के लाई है वो उतारती है। टिहरी शहर, टिहरी उत्तराखंड का एक शहर है। में शायद कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान की कमरों दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भीलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटे कद की एक लाचार बुढ़िया माटी वाली। अब आपको पढ़ के समझ में तो आ ही गया होगा कि उसका कितना महत्व है। और उस शहर में आप आसपास जो मिट्टी है वो बहुत रेतीली है। 2 नदियां हैं तो मिट्टी रेतीली है। उसको जहां से मिट्टी मिलती है, माटा खाना जहां से वो लाल मिट्टी लाती है जिससे चूल्हा बनता है, चूल्हों की लिपाई पुताई होती है, घरों के दीवारों की भी मरम्मत और जो भी काम है वह भी इस मिट्टी से होता है, और उसको देने वाली वह अकेली है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने से कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर के माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टेम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। जिसके घर वो मिट्टी डालने गई है उस वो औरत कहती है कि किनारे डाल दे, और एक और बच्ची दौड़ के आके उसे
कह जाती है कि हमारे घर भी आ। जिसके घर वो मिट्टी डालती है वो उसे चाय और एक रोटी देती है। 2 रोटियां लेके आती है रसोई घर से। और माटी वाली क्या करती है देखो। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक कहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यों चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दा बासी साग, कुछ है भी नहीं, इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का एक गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता है ठकुराइन जी। कहती है कि चाय सबसे अच्छी सब्जी है। साग मतलब सब्जी। भूख तो अपने में एक साग होती है। ये भी कह रही है भूख मीठी कि भोजन मीठा। माटी वाली कहती है कि भूख जो है वह असली सब्जी है, क्योंकि एक कहावत है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। अगर भूख मीठी नहीं होगी तो भोजन मीठा नहीं लगेगा। अगर पेट भरा होता है तो कोई भी भोजन हमें स्वादिष्ट नहीं लगता। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई में हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें। कितना अच्छा देखो पैराग्राफ है कि वो जो जिस घर में मिट्टी डालती है वो औरत कहती है कि हमें पुरखों का सामान बेचने का मन नहीं करता, क्योंकि उस समय उन्होंने पता नहीं कितनी इच्छाओं को मारकर इन सामानों को इकट्ठा किया था। आज कौड़ियों के दाम कैसे बेच दें। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। टिहरी शहर को छोड़ने की बात अभी हो रही है। आगे आप पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है, समझेंगे कि वो माटी वाली जिसके घर आई है वो कहती है कि अब ये शहर छोड़कर जाने का सोच ही नहीं सकते। तो वो कहती है कि जमीन जायदाद वाले तो टिक भी जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा। चाय खत्म कर। माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आना के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। वहां भी उसे 2 रोटियां मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसका पति रहता है घर में जो कि बीमार है। देखो, उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है।
वह घर में रसोई बनने के इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुड्ढे के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुड्ढे का। ये सोचती जा रही है माटी वाली कि 3 रोटी मिल गई है, अब उसे बनाने का झंझट नहीं, जल्दी से जाकर ही वह बुड्ढे को दे देगी। साथ ही ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। वो बुढ़ा ही बोलता था, मतलब वो बोलेगा, वो ऐसा सोच रही है कि वह बोलेगी कि सब्जी तो कुछ है नहीं, ये 3 रोटियां हैं। तो वो वहां से जवाब आएगा, बुढ़ा बोलेगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। कितना भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर ही माटी वाली को कई तरह के कामों का बिगाड़ करना होता है। वो जो जमीन पर उसने घर झोपड़ी अपनी बना रखी है, वो जो जमींदार है वह भी उसमें फ्री में काम करवाता है ढेर सारे। उसी के एवज में वह वहां पर उसकी झोपड़ी बने रहने देता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उसे जल्दी जल्दी तल देगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं बचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंची। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई। माटी वाली के पांवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। बुढ़ा मर गया था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब एक नई समस्या। यहाँ वह जितनी सपने देखती हुई आ रही थी, बुढ़े को रोटी देगी, प्याज खरीद लिया था उसने, प्याज तल के देगी रोटी के साथ, वो सब घर जाते ही खत्म हो गया उसका। कि वो देख रही है कि बुढ़ा खत्म हो गया। अब टिहरी बांध डैम बन रहा है। डैम जब कहीं बनता है तो वह जगह खाली कर देनी पड़ती है, पुनर्वास करवाना पड़ता है, दूसरी जगह बसाते हैं वहां के लोगों। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ। वह माटा खाना चढ़ी तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। पुनर्वास की योजना में सरकारी अफसर उससे पूछ रहा है कि तेरा घर किस तहसील में है, प्रमाण पत्र ला। तो वो उसके पास तो कुछ होता नहीं, बोली कि हम तो बस मिट्टी देते हैं। तो माटा खाना में अगर तेरा नाम चढ़ा है तो मैं तुझे जगह दे दूंगा। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? पूछती है। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टेढ़ी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। धीरे धीरे वो जगह पानी भर जाएगा। डैम जब बनता है पूरा एरिया पानी से भर जाता है, तो वो जो शहर है वो भर जाएगा, भरने लगा है। तो सबसे पहले क्या डूबा है? शमशान घाट। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली
वो केवल यही सोच के परेशान है, अब कहाँ जाएगी, क्या काम करेगी। और इसीलिए वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और सबसे यही कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान, शमशान मीन्स आखिरी जगह, जो आखिरी स्थल होता है मनुष्य का, अंत, वह नहीं उजड़ना चाहिए।